हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिहार स्पेशल के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे बिहार से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कुछ टेक्निकल इशू के चलते वीडियो एब्रप्टली स्टॉप हो गई थी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे थे कि बलदेव सहाय जो थे, उन्होंने रिजाइन किया था एडवोकेट जनरल से 1942 में। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ऑपरेशन जीरो करके, ठीक है, ऑपरेशन जीरो जो था, ऑपरेशन जीरो ब्रिटिशर्स ने 1942 में, जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने की आपको डेट याद रखना है कि 9 अगस्त 1942, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, अगले ही दिन, ठीक है, क्या होता है कि जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो किस चीज से रिलेटेड है? अरेस्ट ऑफ आईएनसी लीडर्स, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, वो लॉन्च की डेट हम लोगों ने यहाँ से देख लिया। और लॉन्च ये कहाँ से हुआ था, ये भी आ जाता है स्टेट पीसेस के क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से किया था। कहाँ से किया था? ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देख लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू अ प्रेस नोट फॉर जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार 2025? ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये आई गेस ये जो है क्वेश्चन, ये 2020 के जो इलेक्शंस थे बिहार, उससे पूछा गया था। हमने क्या किया है कि जो भी क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड थे, उनको हमने चेंज कर दिया है, करंट से रिलेटेड, है ना। ऑप्शंस को और क्वेश्चन को अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, वो होगा 6 अक्टूबर 2020। ठीक है। सॉरी, ये ऑप्शंस में यहाँ पे अपडेट करना है, यहाँ पे मिस हो गया है। तो 6 अक्टूबर 2025, है ना। ये आप यहाँ पे एक अपडेट कर लेना। तो बिहार के जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं 2025 के, उसका नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है, वो किया था, उसकी डेट थी 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर 2025, है ना। उसके साथ यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये इलेक्शंस टोटल दो फेज में हुए थे। ठीक है। फर्स्ट फेज में 121 सीट्स पे इलेक्शंस हुए थे, और जो सेकंड फेज था, उसमें 122 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे। ठीक। और आपको याद रखना है कि बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, वो आपको याद रखना है कि 243, है ना। तो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में नंबर ऑफ टोटल जो सीट है, वो 243 है ना। और इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इस 243 में जो एससी कम्युनिटी है, एससी के लिए 38 सीट्स रिजर्व है वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जो एसटी कम्युनिटी है, उसके लिए 2 सीट्स रिजर्व है ना। तो क्योंकि एससी कम्युनिटी के लिए नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, 38 है, तो इन 38 का आपको नाम नहीं याद रखना है। लेकिन जो एसटी कम्युनिटी है, जिसके लिए 2 सीट्स रिजर्व है, आपको इन 2 सीट्स का नाम याद होना चाहिए। ठीक है। तो इनका दोनों का नाम क्या है? एक तो कटोरिया सीट है, ये आपके बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ना। तो एक कटोरिया सीट है, दूसरी जो है मनिहारी, है ना। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? कटिहार में। तो ये आप 2 सीट्स का नाम याद रखिए कि कटोरिया जो कि बांका में है, और मनिहारी जो कि कटिहार में है ना। आप याद करने के लिए कुछ भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने याद किया है। आप एक सर्कल बनाएंगे, उस पे ए बी एन 3 जगह रख लीजिए। ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप इसको क्लॉकवाइज देखिए, है ना। याद करने का बस एक तरीका है, आप किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं कि कटिहार जो है बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना।
उसके बाद फिर जो ये मनिहारी सीट है ये कटिहार में पड़ती है ना। तो ये दो सीट्स हैं, दोनों सीट्स का नाम और उनका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो इलेक्शन का है ये आप देख सकते हैं कि 2025 के जो जनरल इलेक्शंस हैं बिहार के, उनका नोटिफिकेशन बिहार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 6 अक्टूबर 2025 को दिया था, है ना। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बिहार लास्ट असेंबली इलेक्शन विच नेशनल पॉलिटिकल पार्टी गॉट द मैक्सिमम सीट, है ना। तो ये लास्ट के 2025 के इलेक्शन से रिलेटेड है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी। बीजेपी को इस इलेक्शन में टोटल 89 सीट्स मिली थी और सेकंड नंबर पे जो था वो जेडीयू, है ना, इसकी जो नंबर ऑफ सीट थी 85 थी। तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि जो बीजेपी थी उसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी वहां की नेशनल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे आप बाकी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सीट्स देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। बीजेपी की सबसे ज्यादा थी 89, उसके बाद फिर जेडीयू की थी, ठीक है, 85, और उसके बाद फिर 25 ये हैं आरजेडी की, फिर 19 एलजेपी की, है ना, रिस्पेक्टिवली आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का देख सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि द फाइनल फेज ऑफ इलेक्शंस इन फरवरी नहीं, अभी हम लोगों ने देखा कि अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर अपडेट कर दिया गया है, ये मंथ अपडेट नहीं है, ठीक। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे फाइनल फेज में नंबर ऑफ सीट्स पूछा है, ठीक है, कि फाइनल फेज में नंबर ऑफ सीट्स क्या थी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दो फेज में इलेक्शन हुआ था, फेज वन, फेज टू, है ना। फेज वन में हम लोगों ने देखा था कि टोटल 121 सीट्स पे इलेक्शन हुआ था, और फेज टू में हम लोगों ने देखा था 122 सीट्स पे इलेक्शन हुआ था, ठीक। उसके बाद जो फेज वन है उसकी आपको डेट भी याद रखना है कि 6 नवंबर को ये हुए थे इलेक्शंस, और फेज टू का इलेक्शन जो है वो 11 नवंबर को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फाइनल फेज मतलब फेज टू के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स का पूछ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स पे इलेक्शन हुआ था, तो हुआ था 122। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 122 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं 122 सीट्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में बिहार का कौन गवर्नर था उसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा कि जो बिहार के फर्स्ट गवर्नर थे, ठीक है, उनका नाम हम लोगों ने देखा था कि डेविड शिफ्टन था, ठीक। उसके बाद जो पहले इंडियन गवर्नर थे, ठीक है, ये इंडिपेंडेंस के पहले ही थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो बने थे उनका नाम था प्रसन्न सिन्हा, प्रसन्न सिन्हा, है ना। उसके बाद फिर पहले गवर्नर जो इंडिपेंडेंस के बाद बने थे वो हम लोगों ने देखा था कि जयराम दास दौलत राम, है ना। जयराम दास दौलत राम was the first governor of बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1947 में जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद बिहार के फर्स्ट गवर्नर जो थे उनका नाम जयराम दास था, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। इसका आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि जयराम दास was the first governor of बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बिहार आर करेंटली इंक्लूडेड इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसके लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, है ना। तो मोदी गवर्नमेंट में जो ये मिनिस्टर्स हैं, टोटल मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं, आप इसको कमेंट में लिखिए कि वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे उस पर कैप लगाई थी गई थी, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम 15% जो स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की उसकी 15% स्ट्रेंथ को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को बोलते हैं। तो जो बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं टोटल 8 लोग वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट,
है ना। तो यहाँ पे आपको नंबर एग्जैक्टली याद रखना है, आप नाम भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। प्लस नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे जितने भी बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनके नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। राजीव रंजन, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, ठीक है, राजभूषण चौधरी, नित्यानंद राय और सतीश चंद्र दुबे। ये टोटल 8 लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्टर्स हैं, है ना। और इसमें आपको एक चीज और याद रखना है कि ऊपर की जो 7 पर्सन हैं, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, ये लोकसभा के हैं। उसके बाद जो सतीश चंद्र दुबे हैं, ये केवल ऐसे हैं जो राज्यसभा से मेंबर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्टर हैं, ठीक। यहाँ से आप ये याद रखेंगे। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर, यहाँ पे गलती से आंसर ही शो हो गया है, ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट, ठीक है। तो पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग किस पर्टिकुलर ईयर में बुलाई गई थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर है 1913, 1913 में बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल का पहले मीटिंग हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर तो पिछली स्लाइड में ही दिख गया था। अगला क्वेश्चन है कि विच सिटी ऑफ बिहार बिकेम द कैपिटल ऑफ झारखंड स्टेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रांची जो है वो आज की डेट में जो झारखंड है उसकी कैपिटल है ना। और जो बिहार और झारखंड है इसका बाइफरकेशन की डेट क्या है वो आपको याद रखना है। 15 नवंबर 15 नवंबर 2000, है ना। तो इस पर्टिकुलर डेट को बिहार को अलग कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था बिहार और झारखंड के रूप में, है ना। तो जो झारखंड था उस टाइम पे वो इंडिया का 28th स्टेट बना था, है ना। 28th स्टेट बना था। उसके साथ आप याद रखेंगे कि जो बिहार था और जो झारखंड था, झारखंड का आप पहले याद रखेंगे कि झारखंड को टोटल 45.85% जो टोटल एरिया था उसका ये परसेंट एरिया जो है उससे झारखंड बनाया गया था। बचा हुआ जो है 54.15% इस एरिया से बिहार बना है, ठीक है? तो आप इसका एरिया, ठीक है, कौन सा स्टेट बना था, किस पर्टिकुलर डेट में बना था, ठीक है। कैपिटल तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम में अगर गलत करके आ रहे हैं तो अपने आप में वो सुसाइड है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पे तो कोई मतलब कोई तुक ही नहीं बैठता ऐसे क्वेश्चंस गलत होने का। इस वजह से आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज बिहार डिवाइडेड टू फॉर्म झारखंड, ठीक। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 15 नवंबर 2000 that was the date on which Bihar was divided as Bihar and Jharkhand, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा वो ए हो जाएगा 2000, ठीक है। आप इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। तो बिहार में दो हाउस हैं, ठीक है। बिहार की असेंबली में दो हाउस हैं। पहला है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसको लोअर हाउस बोलते हैं। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है उसको अपर हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पे काउंसिल के बारे में पूछा है, काउंसिल मतलब अपर हाउस के बारे में पूछा है। तो अपर हाउस में जो आज की डेट में जो वहाँ की एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, वो है राबड़ी देवी, है ना। बहुत लंबे समय से ये वहाँ वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन है। और इसके साथ हम देख सकते हैं कि जो वहाँ का लोअर हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो तेजस्वी प्रसाद यादव, ठीक। उसके अलावा हम लोग रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने देखा था कि बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, इसमें टोटल 243 मेंबर्स थे, ठीक है। और 243 में से जो आपको दो चीजें याद रखनी थी कि एससी कम्युनिटी के लिए 38 सीट्स रिजर्व हैं और एसटी कम्युनिटी के लिए 2 सीट्स रिजर्व है। आपको हमने बोला था कि यहाँ की ये जो दो पर्टिकुलर सीट्स हैं इसका नाम याद रखना है। पहली थी कटोरिया सीट, है ना, जो कि बांका में। और दूसरी जो सीट है वो है मनिहारी,
है ना। ये आपकी सीट कटिहार में। हमने आपको एक क्लॉकवाइज डायग्राम में बताया था कि आप यहाँ पे के लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए और यहाँ पे आप एम लिख दीजिए, है ना। तो जो कटोरिया सीट है वो बी फॉर बांका में है ना। और जो मनिहारी सीट है वो के फॉर कटिहार, है ना। आप याद करने के लिए केवल मैंने बताया है, आप याद करने का आपका तरीका दूसरा भी हो सकता है। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी राबड़ी देवी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। और एक हिसाब से आपको ये भी याद रखना है कि जो राबड़ी देवी है ये बिहार की फर्स्ट फीमेल सीएम है, ठीक है। फीमेल सीएम थी, है ना। उसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि ये बिहार की ओनली फीमेल सीएम भी रही, ठीक है। तो आज तक बिहार में इनके अलावा कोई फीमेल सीएम नहीं बनी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, विच ऑफ दीज हैज बीन गवर्नर ऑफ बिहार ट्वाइस, ठीक है। तो ये जो नाम दिए हुए हैं इनमें से कौन दो बार बिहार का गवर्नर रह चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर ही डिस्कस कर लेंगे सीधे। जो अखलक उर रहमान किदवई है ये बिहार के दो बार गवर्नर रह चुके हैं, है ना। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है। तो बिहार का वो कौन से चीफ मिनिस्टर थे जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, राम सुंदर दास, लालू यादव, ठीक है, या फिर नन मोर देन वन, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात आपको याद रखना है कि जो है फर्स्ट नॉन कांग्रेस के बारे में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी है, जो महामाया प्रसाद सिन्हा थे ये बिहार के फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे। इनका जो टेन्योर था वो था मार्च 1967 से लेके जनवरी 1968, ठीक है। तो ये लगभग एक साल तक के बिहार के चीफ मिनिस्टर थे जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हु इज बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो बिहार का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है। एम एल मजूमदार, रेणुका बजाज, एल एन सिंघवी, या फिर दीपक प्रसाद। जो आपका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है आपका दीपक प्रसाद। दीपक प्रसाद जी बिहार के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी के टाइम में। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन बिहार इज, ठीक है। बिहार में टोटल लोकसभा की कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 50, 52, 54 या फिर 40। तो बिहार में टोटल हम अगर देखते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 243 है ना। और वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो अपर हाउस है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 75। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो लोकसभा है वहाँ बिहार के टोटल 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं बिहार से। उसके बाद फिर राज्यसभा में टोटल 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं बिहार से, है ना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन बिहार इज 40। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि टोटल 38 सीट्स थी जो वो एससी के लिए थी और दो सीट्स जो है वो एसटी कम्युनिटी के लिए थी। दो सीट्स का हम लोगों ने नाम याद किया था, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने क्लॉकवाइज बनाया था, ए बी एम। कटिहार सॉरी कटोरिया जो थी वो बांका में थी, तो एक तो कटोरिया हो गई, ठीक है। और दूसरी हम लोगों ने देखा था मनिहार जो है वो कटिहार में है ना, तो दूसरी है मनिहार, है ना। तो आप बस के से कंफ्यूज मत होइएगा, के से कटोरिया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए वो एससी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 38 सीट्स हैं वहाँ की असेंबली में रिजर्व। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि इन विच ईयर was 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायत बॉडीज इन बिहार। ठीक है, तो बिहार की जो वहाँ की पंचायत है ना, उसमें विमेंस को 50% रिजर्वेशन किस पर्टिकुलर ईयर में दिया गया था। ठीक, तो आपके ऑप्शंस हैं 2005, 2006, 2009 या फिर 2015। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो 2006 है। 2006 में जो विमेंस हैं उनके लिए वहाँ की जो पंचायत में 50% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था विमेंस के, है ना। जो आपका पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। इससे रिलेटेड दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं। पहला कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखा, ईयर आपको याद रखना है कि 1992 में ये लाया गया था। प्लस इस ये जो है आपका जो शेड्यूल है वो 11th शेड्यूल में है। ठीक है, साथ में याद रखना है कि इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे चार पांच फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। म्यूनिसपैलिटीज का भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। म्यूनिसपैलिटीज 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। ठीक है, ये 12th शेड्यूल में है। उसके अलावा इसका याद रखेंगे कि वहां पे पंचायती में 29 सब्जेक्ट्स थे और जो म्यूनिसपैलिटी है इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो ये आप चीजें यहाँ से याद रखेंगे। ठीक, और एक चीज और याद रखेंगे, क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, कि जो 10th शेड्यूल है जहाँ पे एंटी डिफेक्शन के बारे में बात की गई है, जो लोकल बॉडीज रहती हैं इन पे ये एंटी डिफेक्शन अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि 2-3 साल पहले जो दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे वहाँ की एमसीडी के, है ना, तो उसमें जब इलेक्शंस हुए थे तो आम आदमी पार्टी जो थी उसके पास मेजोरिटी थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगले ही साल वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो लूज कर जाती है और भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती है। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की एमसीडी में गवर्नमेंट है, वो भी चेंज हो जाती है। वो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट बन जाती है एमसीडी में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो लीडर्स थे जो आम आदमी पार्टी से इलेक्ट हुए थे लेकिन उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ इस वजह से नहीं लगा था क्योंकि जो 10th शेड्यूल है ये जो है लोकल बॉडीज पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला कुछ यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि 2006 में जो है ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी डिड राम विलास पासवान स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर। ठीक है, तो राम विलास पासवान जो है उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, पहली बार यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी से 1969 में वो एमएलए बने थे, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने थे। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले या फिर कह सकते हैं 5 से 6 साल पहले 8 अक्टूबर 2020 कोविड का जो टाइम था उस टाइम इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये उसी टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी से इनका ताल्लुकात था पहले। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट वाज सेटअप इन। तो पटना हाईकोर्ट किस पर्टिकुलर ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, वो पर्टिकुलर ईयर यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 1916, 17, 18 या फिर 1971, है ना। जो करेक्ट आंसर है आपका 1916 है। तो हाईकोर्ट ऑफ बिहार दैट इज पटना हाईकोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। तो हम लोगों ने यहाँ पे बिहार के जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। साथ में उन क्वेश्चंस में हमने हमने कुछ एडिशन करने की कोशिश किया है जिससे उस पर्टिकुलर थीम से अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको इजीली टैकल कर सकें, है ना। आप अगर चैनल पे नए हैं तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, डिस्कशन आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लस डिस्क्रिप्शन में चैनल के टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को शेयर किया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिससे अभी ये टॉपिक जैसे कंप्लीट हुआ है इसकी पीडीएफ वहां पे शेयर कर दी जाएगी। तो आप जब भी दूसरी बार वीडियो को देखते हैं, है ना, तो पहली बात तो आप वीडियो को 1.5x पे देखेंगे।
उसके साथ साथ आप कोशिश करिए कि